Hello friends, how are you? I am Sudesh Sharma. Welcome to you in Sudesh Bhagana classes. Friends, you can see my more videos for CTET, HTET and GK. Search on YouTube Sudesh Bhagana classes. Okay guys, let's go now. We will start our topic. चलिए अब हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। और आप यदि सीटेट एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी जो पीछे वाली वीडियो है वो आपको पता है, सुदेश भगाना क्लासेस के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है 8th लेसन का, यानी कि 8th क्लास का 3rd लेसन है, जिसका नाम है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। क्या नाम है दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। ठीक है। इस समय पर क्या हुआ कि कंपनी दीवान बन गई थी। क्या बन गई थी? कंपनी दीवान बन गई थी। यानी कि 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। ठीक, वो पीछे वीडियो थी ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि मुर्शिद कुली खां आया, फिर वो सब चला था, फिर लास्टली क्या हुआ कि मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया, बंगाल का। ठीक है। और वो कौन था? वो था दीवान रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। फिर क्या होता है कि 1770 में बंगाल में अकाल पड़ जाता है। कब पड़ जाता है? 1770 में। और लगभग है ना 1 करोड़ लोग मर जाते हैं। क्या हो जाता है? देखो भाई, अकाल होगा तो लोग भूख से मरेंगे। तो कितने लोग मर जाते हैं? 1 करोड़ लोग मर जाते हैं। और लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई बंगाल की। ठीक है। क्या हुआ कि अकाल पड़ गया और 1 करोड़ लोग मर गए। और फिर क्या हुआ? बंगाल की 1/3 आबादी कम हो गई। फिर क्या होता है कि 1793 में, यानी कि 1793 में एक स्थायी बंदोबस्त लागू किया जाता है। ठीक, इसमें क्या होता है? इसमें राजाओं और तालुकदारों को राजस्व चुकाने का जिम्मा दे दिया गया। क्या कर दिया कि भाई जो राजा हैं, जिस भी रियासत के राजा हैं और जो तालुकदार हैं, उनको राजस्व चुकाने का जिम्मा दे दिया गया। और उस समय कॉर्नवालिस भारत का गवर्नर जनरल था। यानी कि 1793 में कौन था भारत का गवर्नर जनरल? कॉर्नवालिस। ठीक है। और जो इनका अंग्रेजों का मेन जो मोटिव था ना, वो क्या था कि ज़्यादातर उत्पादन बढ़ाया जाए। उत्पादन बढ़ेगा तो कर, यानी कि जो राजस्व है वो ज़्यादा आएगा। ठीक। फिर एक व्यक्ति होते हैं होल्ट मैकेंजी, इसका नाम याद रखना, होल्ट मैकेंजी। ये है ना अंग्रेजी व्यक्ति है, यानी कि ब्रिटिश कंपनी का ही व्यक्ति है। और ये 1822 में एक नई व्यवस्था लाता है। ठीक है। यानी कि एक नई व्यवस्था लागू करता है, जिसमें इसने क्या किया? गांवों का दौरा किया। ठीक है। खेती की जांच की। क्या किया? गांवों का दौरा किया। दौरा मतलब घूमना, गांव में ये घूमा। फिर इसने खेती की जांच की, भाई यहाँ पर क्या फसल होती है, कैसे होती है। ठीक है। मिट्टी की जांच की। और है ना यहाँ के रीति रिवाजों को भी जाना कि लोगों के जो रीति रिवाज हैं वो कैसे हैं। ठीक। और फिर क्या हुआ, यानी कि गांव तथा ग्राम समूह में जो भी बातें होती हैं उन सब को इसने जाना। और इसने ये बात भी, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसने ये भी पता लगाया कि है ना यहाँ पर राजस्व कैसे लिया जाता है और कितना राजस्व कैसे प्राप्त होता है, ये सब इसने जान लिया घूम फिर के। ये क्यों जरूरी था? क्योंकि किसी पर शासन करना है ना, तो उसकी जो प्रणाली है, उसकी जो व्यवस्था है, उसको जानना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए होल्ट मैकेंजी ने ये कार्य किया। फिर क्या हुआ? इस व्यवस्था को महलवारी बंदोबस्त का नाम दे दिया गया। कौन सी? देखो, इसने क्या किया? सभी जगह ये घूमा। और फिर इसने क्या किया? राजस्व इकट्ठा करने का जो जिम्मा है ना, वो जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को दे दिया। यानी कि पहले तो क्या होता था, जो जमींदार है ना, जमीन पट्टे पर देता था, वो राजस्व इकट्ठा करता था।
लेकिन अब इसने क्या किया, होल्ट मैकेंजी ने जो राजस्व इकट्ठा करने का जो जिम्मा है जमींदार से हटाकर किसको दे दिया, गांव के मुखिया को दे दिया। ठीक है, और इसी को बोला गया माहलवारी बंदोबस्त। ठीक है, क्या बोला गया इसको, माहलवारी बंदोबस्त के नाम से जाना गया। अगली है मुंद्रो व्यवस्था। कौन सी, हमने एक पढ़ ली माहलवारी और दूसरी है मुंद्रो व्यवस्था। ये याद रखना, 1770 में बंगाल में अकाल पड़ा था। ठीक है, मुंद्रो व्यवस्था में क्या होता है, ये भारत के दक्षिण इलाकों में स्थायी बंदोबस्त की जगह नई व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने वाला है लगा। ठीक है, यानी कि जो स्थायी बंदोबस्त था ना, उसकी जगह पर एक नया प्रयास था, और जिससे वहाँ पर रियायतवारी व्यवस्था का नाम दिया गया। किस व्यवस्था को, यानी कि जो मालवारी व्यवस्था थी ना, इसी को फिर क्या कर दिया, ये स्थायी बंदोबस्त और मालवारी थी, इसी को रेतवारी व्यवस्था का नाम दे दिया गया यहाँ पर। ठीक है, और कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने टीपू सुल्तान के साथ चले युद्धों के बाद जो कब्जे वाली भूमि थी ना, उस पर इसको आजमा कर देखा। किसको, रेतवारी व्यवस्था को। यानी कि टीपू सुल्तान के साथ जो युद्ध चले थे, उसके बाद कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इस व्यवस्था को अपना कर देखा, और कौन से क्षेत्रों पर, जो कि इन्होंने युद्ध से कब्जे में प्राप्त कर लिए थे, उन क्षेत्रों पर। टॉमस मुंद्रो ने इस व्यवस्था को लागू किया तथा धीरे धीरे दक्षिण भारत में यही व्यवस्था लागू कर दी गई। ठीक है, कौन सी, दक्षिण भारत में मुंद्रो व्यवस्था लागू कर दी गई। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसे आ जाता है कि ये शब्द किसने कहे थे। देखो, मुंद्रो को लगता था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए। क्या लगता था मुंद्रो को, मुंद्रो को लगता था कि अंग्रेजों को पिता की भांति किसानों की रक्षा करनी चाहिए, यानी कि किसानों पर यदि अकाल वर्षा बाढ़ ये सब आए ना, तो उनको क्या करना चाहिए, सपोर्ट देना चाहिए। ये किसके कथन थे, मुंद्रो के। ठीक है, फिर क्या होता है, 18वीं शताब्दी के आखिर तक कंपनी ने अफीम और नील की खेती पर पूरा जोर दे दिया। ठीक है, किस पर दे दिया, अफीम और नील की खेती। ठीक है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कब दे दिया, 18वीं सदी के आखिर में। देखो, अब ये देखो, अंग्रेज है ना, कहाँ से क्या लेते थे, बंगाल से अंग्रेज लेते थे पटसन। क्या लेते थे, पटसन, और असम से चाय। ठीक है, संयुक्त प्रांत उस समय पर बोलते थे यूपी को, वहाँ से गन्ना उत्पादन अधिक होता था, वहाँ से गन्ना, और पंजाब से गेहूँ, महाराष्ट्र और पंजाब से कपास लेते थे। ठीक है, और मद्रास से चावल लेते थे। यानी कि जहाँ पर जो फसल अच्छी होती थी, पीछे उसने किया था ना, गांवों का, खेतों का, मिट्टी का सब दौरा किया था, इसीलिए किया था कि भाई कहाँ पर कौन सी फसल अधिक होती है और कहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक, फिर एक वोड पौधा आता है। वोड पौधा किसे बोलते हैं, ब्रिटेन में नील के स्थान पर उगाया जाता है। वोड का पौधा कहाँ, ब्रिटेन में नील के स्थान पर वोड का पौधा उगाया जाने लगा, जो कि शीतोष्ण क्षेत्र में उगता है। ठीक है, यानी कि पहले तो नील की खेती की जाती थी भारत में, लेकिन ब्रिटेन में क्या था, नील के स्थान पर यह पौधा उगाया जाता था, जिससे कि नील की जो खपत है वो पूर्ण की जा सके, और यह शीतोष्ण में उगता है। यह बैंगनी और नीला रंग बनाने में काम आता है। कौन कौन सा रंग, वोड का पौधा बैंगनी और नीला रंग बनाने में काम आता है। यह उत्तरी इटली, दक्षिणी फ्रांस व जर्मनी व ब्रिटेन के कई हिस्सों में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस व जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में ये वोड का पौधा पाया जाता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि 1783 से 1789 के बीच देश में नील का व्यापार आधा रह गया। यानी कि 1783 से 1789 के बीच देश में नील का व्यापार क्या रह गया, आधा रह गया। और नील की खेती है ना, निज और रेती दो प्रकार से की जाने लगी। कौन कौन सी, निज और रेती, दो प्रकार से नील की खेती की जाने लगी। ठीक है,
एक शब्द आएगा बीघा, बीघा जमीन। बीघा जमीन क्या होती है, देखो उस समय की बात करेंगे हम, अब की नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में सीटेट में उस समय की आएगी, एचटेट में उस समय की आएगी, ठीक है। उस समय पर क्या था, ब्रिटिश मापन के तहत 1 एकड़ का 1/3, यानी कि 1 एकड़ का 1/3 को बोलते थे बीघा जमीन। और ये मापन कहाँ पर था, बंगाल में, क्योंकि अब तक हम बंगाल के विषय में ज़्यादातर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो बंगाल की जो ज़मीन थी उसमें ब्रिटिश 1 एकड़ का 1/3 भाग को बीघा बोलते थे, ठीक है। एक शब्द है वेट्स। वेट्स होता है नील का हौद, यानी कि हौद क्या होता है, जिसमें पानी भरा जाता है, और नील का हौद क्या होता है, जहाँ पर नील बनाया जाता है, उसको बोलते हैं नील का हौद। चलिए अब हम करते हैं कि नील बनाने की जो प्रक्रिया है उसके विषय में हम पढ़ते हैं कि वो कैसे बनाई जाती है। उसको बोलते हैं किण्वन या स्टिपर कुंड। क्या बोलते हैं, किण्वन या स्टिपर कुंड। यानी कि अंग्रेज कैसे नील बनवाते थे भारतीयों से, देखो ओद में है ना, नील की पत्तियां गर्म पानी में डाल दी जाती थी। क्या करती जाती थी, गर्म पानी में डाल दी जाती थी, फिर उसमें बुलबुले उठते थे, और फिर क्या होता था, पत्तियां सड़ जाती थी, और फिर उन पत्तियों को निकाल कर फेंक दिया जाता था। और दूसरे ओद में, यानी दूसरे ओद, उस ओद को बोलते थे बीटर वाट। क्या बोलते थे, बीटर वाट, यानी कि दूसरे ओद में उसको छान लिया जाता था, ठीक है। और फिर क्या किया जाता था, गोल को हिलाकर और पैडलों से खंगाल कर, पैडल होते पैरों से खंगाल कर, और होद को यानी कि जो गोल है उसको हिलाकर और खंगाल दिया जाता था। और फिर क्या होता था, पहले जो ये द्रव्य होता था ना, इसका पहले रंग होता था हरा, और उसके बाद हो जाता था नीला, ठीक है। पहले कैसा रंग होता था, हरा, और उसके बाद हो जाता था नीला। और फिर होद में है ना चूना डाल दिया जाता था, यानी कि चूना डालने के बाद वो क्या होता था, पानी और वो नील है वो अलग अलग हो जाता था। यानी कि नील की तो पपड़ियाँ जम जाती थी और जो पानी है वो ऊपर आ जाता था। और फिर उसको क्या कर दिया जाता, पानी को दूसरे होद में निकाल दिया जाता, जिसे निथारण होद बोलते, ठीक है। पानी को दूसरे होद में डालकर और फिर क्या किया जाता, नील जो बच गया ना उसको निचोड़ कर सुखा दिया जाता था। क्या कर दिया जाता, नील था ना जो, उसको निचोड़ कर सुखा दिया जाता, जिससे क्या होता कि फिर नील बेचने के लिए तैयार हो जाता था, ठीक है। और ब्रिटेन में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, इसलिए ये, और भारतीय लोग है ना नील की खेती करके खुश नहीं थे, लेकिन जो ये अंग्रेज हैं ये ज़्यादा प्रेशर डाल के, यानी कि 1/4 पार्ट पर आपको नील उगाना ही उगाना है, ऐसी शर्त थी इनकी। फिर क्या होता है कि मार्च 1859 में बंगाल की रेतों ने नील उगाने से इनकार कर दिया, ठीक है। यानी कि बंगाल वालों ने क्या कह दिया कि भाई नील नहीं उगाएंगे। और मजिस्ट्रेट एस्ले इंडन ने एक नोटिस जारी किया। किसने जारी किया, मजिस्ट्रेट एस्ले इंडन ने एक नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया था कि रेतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। यानी कि इसमें क्या कहा गया था कि जो ये रेत हैं, ये जो लोग हैं, इनको है ना नील उगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। और इससे फिर क्या खबर फैल गई आम लोगों में कि है ना रानी विक्टोरिया ने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया, ठीक है। क्या खबर फैल गई कि है ना रानी विक्टोरिया है ना, उसने नील की खेती न करने का हुक्म दे दिया। और लेकिन इसमें क्या कहा गया था, एस्ले ईडन ने कहा था कि भाई हम कोई भी काम थोप नहीं सकते, ठीक है। और लोगों ने फिर क्या किया, लोगों ने कर दिया विद्रोह नील की खेती के खिलाफ, ठीक है। और फिर दक्षिण अफ्रीका से कौन लौटा था उस समय पर, उस समय पर लौटे थे गांधी जी 1917 में, ठीक है। और यानी कि 1917 में फिर क्या किया गांधी जी, 1915 के आसपास लोगों से मिलना शुरू कर दिया था। और 1917 में चंपारण में क्या हो गया, नील की खेती के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हो गया। ये चंपारण है बिहार में, याद रखना। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, और जो करवाया है उसको ध्यान से आप समझ लेना, एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को सुन लेना। तो ऐसे ही करके हम हर रोज़ अपने टॉपिक को कवर करते चलेंगे।
सीटेट के विषय में अभी तक तो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है। बोल रहे हैं कि सीबीएसई के लिए आज का 25 जून का ही टाइम है। यदि कोई भी नोटिस आता है तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।